Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 14 मार्च 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं अलग अलग सोर्सेज के, वो सब कुछ आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी जितना भी कुछ आप लोग पढ़ोगे, हर एक आर्टिकल समझने वाले हो, उन हर एक आर्टिकल से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए जाएंगे जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। वो सारे प्रश्न दोस्तों वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं, तो पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना, लास्ट में उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा अटेंशन दे पा रहे हैं वीडियोज़ के अंदर में। मेमोरी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, लंबे समय तक याद रख पाओगे। एंड एग्जामिनेशन में भी आपने एमसीक्यू ही लगाने हैं, तो आप डेली बेसिस पे अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो इन वीडियोज़ के अंदर में, इस चैनल पर जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे ये सिखाया जाता है कि हाँ किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो भी करंट अफेयर्स को लेकर। चलिए अब दोस्तों इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, ये शानदार सा पीडीएफ आपके सामने प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज रीड करो, जैसा भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पीडीएफ मिलते कहाँ पर है? आपने क्या करना है, एक टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिख देना है। एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर 75 या 76,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। ये वाला सेशन रोजाना सुबह 5:30 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाता है, तो मेक श्योर क्या कीजिए कि 5:30 बजे आप अवेलेबल रहें इस वीडियो को अर्ली मॉर्निंग में ही समाप्त करने के लिए। इसके बाद द हिंदू का एक एनालिसिस अपलोड होता है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे और बड़े बड़े न्यूज़, उसके अलावा एडिटोरियल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जहाँ पे एक कंप्लीट न्यूज़पेपर को हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, यानी इस चैनल पे हो तो मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और करंट अफेयर से किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल अगर न्यूज़ में बना हुआ है तो आपसे छूटे ना, हर एक चीज़ आपको जानने को मिले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक टर्म चर्चाओं में है जिसको बोलते हैं टेफ्रा। अब हुआ क्या है एक्चुअली में, तो थोड़ा सा आप न्यूज़ सुनिए दोस्तों। मैंने हर एक आर्टिकल में लगा रखा है कि आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों है। न्यूज़ इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपने किलियाओ वोल्केनो के बारे में सुना होगा। तो ये वोल्केनो 23 दिसंबर 2024 से लगातार बार बार विस्फोट होता रहता है, यानी वोल्केनो फटने लगता है, जिसको वोल्केनो इरप्शन कहा जाता है। तो जब ये वोल्केनो फटता है, इसमें से लावा निकलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन लावा के साथ साथ दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें से टेफ्रा भी निकल रहा है। और ये टेफ्रा जैसे लावा बह रहा है और बहते बहते यहाँ पर जमता रहता है और दूर दूर तक फैलता रहता है। तो जो वोल्केनो के दूर वाले क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उन पे इतना इंपैक्ट पड़ता नहीं है लावा से, लेकिन वो लोग जो वोल्केनो के आसपास वाले रीजन में रह रहे हैं उन पे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो टेफ्रा से पड़ता है, क्योंकि ये टेफ्रा हवा में उड़ता है। अगर हल्का होगा तो उड़ते उड़ते जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स, वहाँ तक जाएगा, लोगों की छतों पर जमा हो सकता है। ये इतना भारी होता है कि जमा होते होते एक बिल्डिंग को कोलैप्स करने की क्षमता रखता है। आप इमेजिन करो, ये है टेफ्रा जो कहाँ से निकल रहा है, वोल्केनो से। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो रिसेंटली यहां पर बताया गया है किलियाओ वोल्केनो से लगातार टेफ्रा निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से चर्चाओं में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ए टेफ्रा। टेफ्रा दोस्तों एक वोल्केनोलॉजी टर्म है, यानी वोल्केनो हमारे ज्वालामुखी से संबंधित एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग यूज करते हैं वोल्केनिक ऐश के लिए या रॉक फ्रेगमेंट्स के लिए। ये कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहां पर ये फोटो देख पाओगे। ठीक है, ये वोल्केनो से निकलने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसको आप छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं जो रिलीज होते हैं। अब जब वोल्केनो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इसमें से बड़े साइज के पार्टिकल्स भी निकलते हैं जिसको लार्ज टेफ्रा कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उस टाइप के। लेकिन जब वो बहुत भारी हैं भाई, ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, तो वहीं पे आसपास गिर जाते हैं। लेकिन जो स्मॉलर टेफ्रा होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये दोस्तों हवा में सस्पेंड होते हैं। फिर हवा चलती है तो उसी हवा में बहते बहते निकल जाते हैं, और आसपास थोड़ी दूरी पर अगर ह्यूमन सेटलमेंट होगा, लोग वगैरह रह रहे होंगे, तो उनके एरिया में ये टेफ्रा पहुंचना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल का साइज ही इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करता है। जितना भारी होगा पास में गिर जाएगा, जितना हल्का होगा उतनी दूर जाकर यहां पर वो उस एरिया को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि टेफ्रा क्या होता है। अब दोस्तों टेफ्रा से संबंधित ढेर सारे हैजार्ड्स हैं,
यानी ये टेफ्रा ढेर सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स का, यानी ये पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रिकली के चार्ज होते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इसका मतलब जब ये ऊपर इस धुएं के अंदर में ये पार्टिकल्स निकलेंगे तो ये एक लाइटनिंग प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आसमान में बिजली कड़कती है ना, कुछ वैसी बिजली इसमें कड़कती हुई नजर आएगी, और ये लाइटनिंग कहीं पर भी गिर भी सकती है, इससे लोगों की जान जा सकती है। तो ये एटमॉस्फेरिक हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। पता है आपसे यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या बनेगा? यही बनेगा। ये कुछ जो मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं, इन हेडिंग्स को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि बताओ टेफ्रा की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। या टेफ्रा कहां से रिलीज होता है? वॉल्केनो में से रिलीज होता है। टेफ्रा क्या है ये आपको पता चल चुका है, जो हमारा रॉक फ्रैगमेंट्स कह लो, छोटे छोटे रॉक फ्रैगमेंट्स है, या ज्वालामुखी की राख जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो पहली चीज भाई ये वॉल्केनिक लाइटनिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को डैमेज कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि टेफ्रा ज़्यादा रिलीज होगा तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन कम्युनिकेशन, पूरी तरह से ये सारी लाइनें बर्बाद हो सकती हैं। रोड्स वगैरह के ऊपर में पूरी तरह से टेफ्रा रोड को ढक सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकता है। इवन जो हमारी मशीनरी वगैरह होती हैं आसपास, उन मशीनरी में घुसकर उन मशीनरी को बर्बाद कर सकता है। मशीन के अंदर में आग लग सकती है। जो फसलें होंगी आसपास वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी पूरी तरीके से। मिट्टी जो होगी वो पूरी तरह से कंटेमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी में ढेर सारी राख मिल चुकी होगी जो जहरीली है, अच्छी नहीं है। तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगी। इवन एविएशन हैजार्ड, आसपास के जो एयरक्राफ्ट्स हैं दोस्तों या प्लेन्स वगैरह हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये टेफ्रा उनके इंजन में घुसेगा, इंजन को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इवन आसपास के बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उन पे नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि टेफ्रा बहुत हैवी होता है। अगर भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाए किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर में भारी मात्रा में, तो इससे बिल्डिंग गिर सकती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। तो ये सब बात हो गई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या नुकसान हो रहा है और एनवायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है एनवायरमेंटल और हेल्थ इफेक्ट्स। इसी टेफ्रा की वजह से आज लोगों के हेल्थ के ऊपर भी एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये टेफ्रा पहली बात तो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, अंधेरा कर देता है, पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है। अगर इंसान इसको इनहेल कर ले, ये टेफ्रा एक इंसान के शरीर में पहुंचने लगे, तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपैक्ट पड़ते हैं। एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा, छोटी सी बात है, बहुत काम की चीज़ है। एक छोटा सा प्रश्न हाथों हाथ में आपको यहां पर दे रहा हूं, इसका उत्तर फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग भर दो जल्दी से। क्वेश्चन यह है कि टेफ्रा जो अक्सर न्यूज में देखने को मिलता है वॉल्केनिक इरप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, ये होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये मोल्टन लावा है ये जो वॉल्केनो से निकलता है? दूसरा, क्या ये रॉक फ्रैगमेंट्स है, वॉल्केनिक ऐश है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है ड्यूरिंग दी वॉल्केनिक इरप्शन? या स्टेटमेंट नंबर सी कहता है ये अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर है? या फिर डी, ये वॉल्केनिक गैस रिलीज ड्यूरिंग इरप्शन है? तो बताएं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। अगला आर्टिकल, अगले आर्टिकल में हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करेंगे, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। आपने इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसका लोकेशन। ठीक है, कि ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण यह है कि नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत जल्दी आने वाले 2 महीनों के अंदर में कुछ चीता पहुंचाने वाले हैं। और भारत का एक प्रोजेक्ट है 2022 का, ये आपको पता होगा, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जहां पर अफ्रीका से हम लोगों ने साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, इन कंट्री से चीता मंगाए हैं अपने देश के अंदर में। ठीक है, तो कुछ चीता को इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट करने वाले हैं, वहां पे पहुंचाने वाले हैं। अब आज भारत के अंदर में आपको 3 इंपॉर्टेंट जगह देखने को मिल जाती हैं, जो माना जाता है कि चीता के हिसाब से सबसे अच्छी जगह है, बेस्ट उनके लिए सूटेबल जगह है, क्योंकि इतिहास में जो भारत में एशियाटिक चीता हुआ करते थे वो इन्हीं रीजन्स में पाए जाते थे। एक तो आपका मध्य प्रदेश का कुनो पालपुर हो गया, दूसरा नौरादेही, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। राजस्थान के अंदर में आपका शाहगढ़ है, तो ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहाँ जहाँ पर चीता सर्वाइव कर सकता है बेटर तरीके से। तो इसमें एग्जामिनेशन के लिए बता चुका हूँ, रट लेना इस बात को, लोकेशन या मध्य प्रदेश के स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो तो पता होना चाहिए नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर में, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ये फैली हुई है। और सबसे खास बात यह है कि ये दोस्तों यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2 और 3 अलग अलग टाइगर रिजर्व्स को जोड़ता है। ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक कनेक्शन पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ में है, दूसरा कनेक्शन सतपुरा टाइगर रिजर्व के साथ में है, एंड थर्ड कनेक्शन यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ में, तीनों के साथ में एक कॉरिडोर जुड़ा हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ पर चीता रीइंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आपको पता है चीता दो प्रकार के आज पाए जाते हैं दुनिया में। एक होता है अफ्रीकन चीता और दूसरा होता है एशियाटिक चीता। हमने बहुत इनके बारे में पढ़ा हुआ है। एशियाटिक चीता तो खैर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, 40-50 बचे हैं, वो भी ईरान के अंदर में, भारत से ख़त्म हो चुके हैं। भारत में एशियाटिक चीता विलुप्त डिक्लेयर कर दिया जा चुका है 1952 में ही। ठीक है। अब बात आती है अफ्रीकन चीता की, तो हमने इन चीता को मंगाना शुरू किया है। मैंने बताया साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से एंड बोत्सवाना से हमने ये चीता मंगाया है। अफ्रीकन चीता का आयुसीएन स्टेटस याद रखना, वल्नरेबल कैटेगरी में है, अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है। और एशियाटिक चीता का यहाँ पर याद रखना कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खतरे में है क्योंकि 40-50 बच्चे हैं भाई ईरान के अंदर में, अभी वॉर भी चल रहा है, इनको और ज़्यादा बड़ा खतरा देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड आर्टिकल भी समाप्त। चलो आओ थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल बहुत बहुत ज़्यादा काम का है क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स जिसको कहते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जो भारत के अंदर में अलग अलग राज्यों की आर्थिक स्थिति को दिखाता है कि कौन कौन से राज्य आर्थिक तौर पर यानी पैसों के मामले में कितने मजबूत हैं। इसी को फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कहा जाता है। इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक काम करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसे ज़रूर से प्रेस कर देना। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप लोग पॉसिबिलिटी है कि उसको अचीव करवाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये पीआईबी का आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। आप में इसमें से जो पहली बात रट लेनी है एग्जामिनेशन के लिए वो क्या है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। तो इसको रिलीज करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग ने अभी 2026 का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का सेकेंड एनुअल एडिशन लॉन्च किया है, रिलीज किया है, जिस वजह से चर्चाओं में। तो प्रीलिम्स में पहली बात पूछी जा सकती है कि भाई इस इंडेक्स को रिलीज करता कौन है। फिर दूसरा प्रश्न यहां पर है कि इसका मेन पर्पस क्या है। तो नीति आयोग ये इंडेक्स लेकर आता है, इसका मेन पर्पस है भारत के अलग अलग राज्यों की फिस्कल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। भारत के अलग अलग राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या है। इसमें 18 अलग अलग राज्यों को कवर किया गया है और 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स को भी कवर किया गया है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आर्थिक स्थिति पता कैसे लगाएंगे। तो इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के अंदर में ये 5 मेजर पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्टेट की फाइनेंशियल स्टेटस को पता लगाने के लिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को जांच करने के लिए। अब ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं। पहला पिलर आपके सामने जो प्रेजेंट है दोस्तों वो है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, खर्चा कर रही है, कितना एफिशिएंटली कर रही है, गवर्नमेंट की कितनी प्रोडक्टिविटी है वो देखा जाता है। तो पहला पैरामीटर ये चेक किया जाता है। जिस राज्य में ये अच्छा है, क्वालिटी एक्सपेंडिचर हो रहा है, सही जगह पर पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसे खर्च जो हो रहे हैं उसका कुछ अच्छा मतलब निकल कर आ रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, तो मतलब वो स्टेट ऊपर है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। समझे। सेकंड पैरामीटर है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि एक राज्य कितना खुद का टैक्स जनरेट कर पा रहा है, खुद का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। एक राज्य जितना ये टैक्स जनरेट करेगा उसकी फिस्कल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी है। सिंपल। जो कम जनरेट कर रहा है उसकी फिस्कल हेल्थ उतनी बेकार है। फिर थर्ड है दोस्तों यहाँ पर फिस्कल प्रूडेंस। थोड़ा इसको याद रखिएगा। फिस्कल प्रूडेंस में बात होती है कि कौन सा राज्य किस तरीके से अपने स्टेट का फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर रहा है, यानी कि उसको कोई घाटा तो नहीं है ना भाई। फिस्कल डेफिसिट जो है उसके जो पूरा बजट है उसमें बजट में गड़बड़ी तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उस राज्य के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कमाई नहीं कर पा रहा है वो राज्य। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसकी फिस्कल हेल्थ खराब है। और ये अगर नहीं है, उसका सब कुछ बैलेंस चल रहा है, वो खर्चे कम कर रहे हैं, सटीक कर रहे हैं, कमा ज़्यादा रहे हैं, है ना, तो ये फिस्कल प्रूडेंस कहलाएगा, यानी कि ज़्यादा बढ़िया मैनेजमेंट हो रहा है। फिर चौथा पैरामीटर देखा जाता है डेट इंडेक्स, कि भाई हर एक स्टेट का उधार कितना है, हर एक स्टेट के ऊपर में कर्जा कितना है और कर्जा किस प्रकार का है, लोन कैसा चढ़ाया गया है। फिर डेट सस्टेनेबिलिटी, फिर ये देखा जाता है चलो कर्जा तो लेते हैं, गवर्नमेंट कर्जा लेती हैं, दुनिया की हर एक गवर्नमेंट शायद कर्जा लेती हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कर्जा चुका कैसे सकते हैं उस देश के अंदर में, या यहां पर इस पर्टिकुलर केस में हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो क्या उस राज्य में वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो समय के अनुसार सही जगह पर सही तरीके से पैसा लौटा पाएगा, वो क्षमता है या नहीं, या पाकिस्तान की तरह कर्जा ले लिया है लौटाना नहीं जान पा रहे। तो दोस्तों यहां पर ये कुछ आप कह सकते हैं कि 5 पैरामीटर्स हैं जो फिस्कल हेल्थ को यहां पर दर्शाते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है। अब इन 5 पैरामीटर्स को देखते हुए अलग अलग राज्यों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कर दिया जाता है।
जिन राज्यों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ये पांचों पैरामीटर्स में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वो राज्य कहलाएंगे अचीवर्स, याद रखिएगा। यानी उनका फिस्कल डिसिप्लिन अच्छा है, उनका टैक्स रेवेन्यू अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट कम है और डेट लेवल को मैनेज कर पा रहे हैं। इनके नीचे जो आते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत संभाल पा रहे हैं अपने आप को, वो फ्रंट रनर्स हैं। इनके नीचे आते हैं परफॉर्मर्स, और इनके नीचे जहां पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फिस्कल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, कर्जा भी बहुत ले लिया है, रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, डेफिसिट्स बहुत सारे हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर एस्पिरेशनल स्टेट्स। तो ये चार कैटेगरीज में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पैरामीटर्स, 5 पिलर्स, याद रखेगा। ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही है जिसको नीति आयोग रिलीज करता है। एंड द क्वेश्चन इज, अचीवर में कौन कौन से राज्य आए हैं दोस्तों? तो अचीवर में हमारे राज्यों को कवर किया गया ओडिशा, गोवा, झारखंड। लो भाई, झारखंड को सब जानते हैं। यहां पर ये स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये वो रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो अचीवर कैटेगरी में है, जिनकी सिचुएशन बेटर है पहले के कंपैरिजन में। फ्रंट रनर में आप देख पाओगे, फ्रंट रनर में आ गया गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटका। परफॉर्मर्स की बात करेंगे तो परफॉर्मर्स में आ गया मध्य प्रदेश, देन हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान। एस्पिरेशनल वाली कैटेगरी में आप देख पाओगे जहां पर फिस्कल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उसमें केरला है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे ओपोजिशन वाले स्टेट्स लग रहे हैं जहां पर ओपोजिशन गवर्नमेंट है, बट ध्यान रखिएगा जो भी है डेटा आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो टॉप पोजीशन को अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न वाली कैटेगरी में भी देखते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, ये सारे के सारे वो स्टेट्स हैं जो आज के समय पर इस इंडेक्स को सही तरीके से टॉप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या है, स्टेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है, इनमें 5 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, एंड ये लिस्ट कौन कौन से राज्य किस किस कैटेगरी में प्रेजेंट है। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईएनएस त्रिकंड के बारे में। बहुत काम की खबर, पूछ लेता है कोई भी ऐसा व्हीकल कह रहा हूँ सॉरी, कोई ऐसा फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर या कह सकते हैं कॉर्वेट, ये सही भाषाएं हैं। यानी लड़ाकू जहाज़ जो हैं, जो फ्रीगेट होता है वो साइज़ में छोटा होता है, कॉर्वेट और छोटा साइज़ होता है, डिस्ट्रॉयर बड़े साइज़ के लड़ाकू जहाज़ होते हैं, सब में हथियार लगे पड़े हैं। तो आईएनएस त्रिकंड की जब बात आती है तो अभी क्या बात हो रही है कि आईएनएस त्रिकंड हमारे 58th नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस में पार्टिसिपेट करने वाला है। हमारा नहीं, मॉरिशस का। बहुत करीबी देश है, रिलेशंस हमारे मॉरिशस के साथ बहुत अच्छे हैं। तो 58वां नेशनल डे सेलिब्रेशन है मॉरिशस का, उसमें भारत का आईएनएस त्रिकंड पार्टिसिपेट करेगा। दैट इज़ वाई ये पीआईबी के अंदर में कवर किया गया है। न्यूज़ आपको समझ में आया। अब ये 2-3 छोटे छोटे फैक्ट पढ़ लो, काम के हैं, क्योंकि आईएनएस त्रिकंड चर्चाओं में है। तो आईएनएस त्रिकंड दोस्तों तलवार क्लास से बिलोंग करने वाला एक फ्रीगेट है, लड़ाकू जहाज, छोटे साइज का, डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। हमारे इंडियन नेवी का जहाज है, और ये जहाज हमारी इंडियन नेवी को 2013 में दिया गया था। रशिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कलिनिंग्रैड, वहां पर। तो रशिया के अंदर क्यों दिया गया था? क्योंकि इस जहाज को बनाया ही रशिया ने है। रशिया की शिपयार्ड कंपनी है जिसका नाम है यंतार शिपयार्ड। ठीक है, इन्होंने इस जहाज बनाया और फाइनल तौर पे यहाँ पर ये भारत को मिलता है। आज के समय पर इंडियन नेवी वेस्टर्न फ्लीट का ये जहाज हिस्सा है। ठीक है, आगे आते हैं। आईएनएस त्रिकंड के फीचर्स क्या हैं भाई? रशिया ने बनाया है, ढेर सारे वेपन है इसमें। ब्रह्मोस मिसाइल लगाया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल दागा जा सकता है। रशिया की स्टिल मिसाइल इसमें लगी हुई है। उसके अलावा मीडियम रेंज के नेवल गन्स लगा रखे हैं, एंटी सबमरीन वेपन लगा रखे हैं, दुश्मन की जो पनडुब्बी है उसको डुबोने के लिए टॉर्पीडोज हैं, रॉकेट्स हैं, ये सारे सिस्टम इसके अंदर में शामिल हैं। हर प्रकार से अटैक कर सकता है। इस आईएनएस त्रिकंड के अंदर में एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है ट्रेबोवोनी एम। ठीक है, ये क्या करेगा? ये दुश्मन के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, सरफेस थ्रेट्स को खत्म कर सकता है, सब सरफेस थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई हवा से दुश्मन आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंदर में एक खास बात यह है, ये जहाज है, समुद्र में चलेगा तो अपने ऊपर एक हेलीकॉप्टर को रखकर कैरी कर सकता है, और वो हेलीकॉप्टर कौन सा होगा? कमोव KA-31 हेलीकॉप्टर। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना? आईएनएस त्रिकंड और कौन कौन सी बातें जो हमने रट ली हैं यहीं पे याद है। क्या याद रखना है? कि भाई ये तलवार क्लॉस से बिलोंग करता है, रशिया ने यहां पर इसको बनाया है। ये 2 बातें। अच्छा, ये क्या है? ये फ्रीगेट है। ठीक, अब इतना तो याद रहेगा, इतना तो हमने आर्टिकल पढ़ा, यही याद रहा। ये मत याद रखो कौन सा वेपन इसमें लगाया गया, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, काम खत्म इस आर्टिकल का। आगे आ जाओ। अब बात आती है यहां पे मोजाम्बिक के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोजाम्बिक में रिसेंटली दोस्तों एक बड़ी आपदा हुई है।
हुआ क्या है एक्चुअली तौर पे, तो मोजाम्बिक के अंदर में फ्लड इफेक्ट आया है, यानी बाढ़ आई है, और बाढ़ आने की वजह से लोगों के ऊपर में असर पड़ा है, खेती बर्बाद हुई है। तो मोजाम्बिक को रिसेंटली भारत ने 500 मैट्रिक टन चावल का भेजा है कि भाई ये भारत के लोगों की साइड से आपके लिए मदद है, इस बुरे समय में ये संकट जल्दी टले, यही हमारी मनोकामना है। ठीक है, तो बेसिक तौर पे मोजाम्बिक की हेल्प के लिए भारत उतरा है। मोजाम्बिक को देखोगे दोस्तों तो ये एक अफ्रीकन नेशन है। ठीक है, चलिए अभी हम मडागास्कर के बारे में भी बात करेंगे आगे, क्योंकि मडागास्कर भी न्यूज़ में बना हुआ है। लेकिन मोजाम्बिक का लोकेशन थोड़ा टिपिकल है। ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको नजर आएगा। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जस्ट नीचे की साइड देखोगे साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, तो ये है हमारा मोजाम्बिक। और कल हमने मालावी के बारे में बात की थी, शायद आपको पता होगा, कल नहीं परसों पढ़ा था मालावी के बारे में, क्योंकि मालावी में भी इंडिया ने रिसेंटली हेल्प प्रोवाइड करवाई है। तो मोजाम्बिक और मालावी इनके बीच में एक झील आती है, लेक, इसको हम लोग लेक मालावी कहते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको हम लोग लेक न्याशा भी कहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सेम नाम है। अभी फिलहाल मोजाम्बिक की बात करेंगे तो मोजाम्बिक के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली काफ़ी कंट्रीज़ हैं। नीचे आप देख पाओगे एक कंट्री है एस्वातिनी, देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ अफ्रीका, देन यहाँ पर है जिम्बाब्वे, यहाँ पर है जाम्बिया, मालावी, तांजानिया, ये सब कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा मडागास्कर एक मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करता है। ये सब कंट्रीज़ हैं जो मोजाम्बिक के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। इनको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हैं। आगे आते हैं तो लोकेशन आप लोगों को दोस्तों समझ में आ चुकी होगी अच्छे से कि मोजाम्बिक सदर्न अफ्रीका में प्रेजेंट एक कंट्री है। ये बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, वेस्ट में जिम्बाब्वे, साउथ में एस्वातिनी, साउथ वेस्ट में साउथ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट में जाम्बिया, नॉर्थ वेस्ट में मालावी एंड नॉर्थ में तंजानिया। ये सब कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ, नियर बाई आइलैंड। मोजाम्बिक के आसपास कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो ध्यान से आप देख पाओगे ऊपर वाले आर्टिकल में ही आपको दिख जाएगा। मेडागास्कर है, ऊपर यहाँ पे कोमोरोस आइलैंड भी देखने को मिलेगा। तो दो तो हमें पता है भाई, मेडागास्कर, कोमोरोस। एक और याद रखना जो मैप में शो नहीं किया गया है, बट आप इसको ज़रूर से याद रख सकते हैं, उसका नाम है मायोते आइलैंड। मोजाम्बिक के अंदर में एक नदी है जिसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, और वो है जाम्बेजी नदी। मोजाम्बिक की सबसे लंबी नदी है, देखो जाम्बेजी नदी जो इधर से आती है और इंडियन ओशन के अंदर में जाकर ये खाली हो जाती है। ठीक है, तो जाम्बेजी इज द लार्जेस्ट रिवर। मोजाम्बिक के अंदर में सबसे बड़ी नदी जाम्बेजी ही है, बाकी नदी को याद मत रखना। बाकी पास में एक झील है ज़रूर से, लेक मालावी, जिसको लेक न्याशा भी कहते हैं, जो मालावी और मोजाम्बिक के बीच में है। परसों हमने इसके बारे में पढ़ा। दैट्स इट। कितने पॉइंट निकल कर आए? 4 पॉइंट्स यहां पर मुश्किल से निकल कर आए। मोजाम्बिक का लोकेशन, मोजाम्बिक के आसपास 3 आइलैंड्स हम लोगों ने पढ़े, कोमोरोस पढ़ा, मडागास्कर पढ़ा, मायोते पढ़ा, ये 3 आइलैंड्स हम लोगों ने पढ़े। उसके अलावा आप इसकी जोग्राफिकल फीचर में हमने जाम्बेजी नदी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया, जो बहुत काम का है। उसके अलावा आसपास के कुछ कंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े। ठीक है, आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पर बात करता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूज़ में बने हुए हैं। न्यूज़ में क्यों बने हुए हैं, आइए फटाफट यहाँ पर इसको एक बार कवर करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया 3 अलग अलग प्रकार के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप कर रहा है, ताकि देश के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा सकें। क्योंकि आज स्टेटस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। इंडिया का एक बहुत बड़ा टारगेट है, और वो टारगेट क्या है, हम चाहते हैं कि 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी से बनने वाली भारत के अंदर जो बिजली है वो 100 गीगावाट तक चली जाए। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जो बिजली बन रही है, यहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो रहा है, एक प्रकार का क्लीन एनर्जी सोर्स है, इसलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी बनती कैसे है? रिएक्टर से बनती है। अब रिएक्टर भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रिएक्टर लार्ज साइज का कन्वेंशनल रिएक्टर, जो बड़े से लैंड एरिया में लगाया जाता है, बड़े साइज का रिएक्टर जो बड़े दायरे को बिजली प्रोवाइड करवा सकता है यूरेनियम का एनरिचमेंट करके। फिर इसके बाद आते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो छोटे छोटे स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, कि भाई एक फैक्ट्री है, इसको इतनी ज़रूरत है, तो उसके लिए आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा सकते हैं। इससे भी छोटा रिएक्टर आता है एक मार्केट में, जो माइक्रो रिएक्टर होता है। माइक्रो रिएक्टर आप देख पाओगे तो इतना छोटा होता है जिसको ट्रक में कैरी किया जा सकता है। छोटे छोटे यूनिट्स को ये पावर देने के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात आती है तो इसकी एक कह सकते हैं कि लिमिटेशन सेट की गई है कि भाई जैसे कि ये कन्वेंशनल रिएक्टर जो होते हैं ये 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं,
जबकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक के आसपास एनर्जी को जनरेट करते हैं और माइक्रो रिएक्टर 10 मेगावाट इलेक्ट्रिक के आसपास एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। टारगेट ये रखा गया है कि इंडिया में बहुत जल्दी छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे और इस बार बजट में भी इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, समझ गए। अब इंडिया के अंदर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप कौन करता है याद रखिएगा, तो वो बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से सारे संबंधित काम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ही देखता है। तो हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों, हमने छोटे छोटे रिएक्टर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अंदर में ये अलग अलग 3 प्रकार हैं। ये तो आपने पढ़ा कि 3 मेजर प्रकार रिएक्टर के, जिसमें सबसे बड़ा रिएक्टर, छोटा रिएक्टर, सबसे छोटा। अब इसमें स्मॉल वाले के अंदर भी 3 कैटेगरीज आती हैं। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक के आसपास है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इसकी कैपेसिटी लगभग 55 मेगावाट इलेक्ट्रिक के आसपास है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा कम है। और इसमें एक कॉमन चीज़ है, जो ये छोटे साइज़ के रिएक्टर है ना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और ये भी छोटे साइज वाले प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन रिएक्टर्स के अंदर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो मेन न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर रीजन है उसको ठंडा करने के लिए। तो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इसी तरीके से याद रखिएगा, काम की है, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। नाउ अगला पॉइंट इज कि इन छोटे छोटे रिएक्टर का फायदा क्या है भारत के लिए। पहला, मॉड्यूलर डिजाइन, छोटा है, कहीं पर भी फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, और सबसे बड़ी बात स्केलेबिलिटी, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, इधर से उधर जहां डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की, वहां पर तुरंत ले जाकर लगा दो। फिर बात आती है सेफ्टी के बारे में, तो इसमें बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करे गए, कोई हादसा यहाँ पर नहीं होगा, आराम से आप शट डाउन कर सकते हैं। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, क्लीन एनर्जी का सोर्स है, तो ये भारत के लिए बेनिफिशियल इस तरीके से माना गया है। बाकी इंडिया ने अपने देश के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को फर्दर पुश करने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। इस इनिशिएटिव को मैं पढ़ा देता हूं। ये 3 इनिशिएटिव हैं, जिसमें से इस बार एग्जामिनेशन में शांति एक्ट को लेकर प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे देख पाओगे जो बजट था लास्ट ईयर का 2025-26 का, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस किया गया था। ये बोला गया था कि इन छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर में, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया जाएगा। फिर यह भी बोला गया था कि कम से कम 5 इंडिजीनियस डिजाइन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, और अनाउंसमेंट ये किया गया है कि साल 2033 तक भारत में इस प्रकार के 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपको एक लॉन्ग टर्म टारगेट भी देखने को मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म टारगेट है 100 गीगावाट को लेकर, कि 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2047 तक भारत बनाना चाहता है, मैंने आपको बताया। और इसी के लिए शांति एक्ट पिछले साल लाया गया है, जिसका मेन पर्पस है न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को भी उतारना, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ठीक है। अब ये आर्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव था, तो इसमें मैंने आपको रिवीजन पॉइंटर्स दिए हैं ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें कभी भी। छोटे छोटे पॉइंटर्स याद रखेगा, बहुत काम की चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है इस वाले आर्टिकल में। अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है GLP-1 ड्रग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा बहुत चर्चाएं हुई हैं रिसेंटली GLP-1 ड्रग के बारे में, है ना। ये दवा बहुत सारे यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ ने लिया, जो चर्चाओं में चल रहा था। इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल GLP-1 में देखोगे ना, GLP बेसिक तौर पे एक हार्मोन है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब खाना खा लेते हो ना, तो ये हार्मोन एक्टिव होता है, ये दिमाग को संदेश देता है पेट भर चुका है, बस अब मत खाना, ठीक है। और अगर बिना खाए ही इस हार्मोन को एक्टिव कर दिया जाए तो यहाँ पर ये बार बार दिमाग को संदेश देता रहेगा, मैसेज देता रहेगा, पेट भरा है, खाना मत खाना। तो खाना नहीं खाओगे, बॉडी कैलोरी डेफिसिट में चली जाएगी क्योंकि कुछ खाया नहीं है। और जब आप ज़बरदस्ती इस हार्मोन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से कोई दवा लेकर, इंजेक्शन लेकर, तो खाने का जब मन नहीं करेगा, कैलोरी डेफिसिट में बॉडी चली जाएगी, वेट ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो ये GLP-1 जो ड्रग आपको देखने को मिल रही है मार्केट में, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं। हुआ क्या एक्चुअली में, आज से कुछ दिनों पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये ढिंडोरा पीट दिया कि GLP-1 ड्रग बहुत बढ़िया है, वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब रिसर्चेस होती हैं, बहुत सारे फॉल्स क्लेम हो रहे हैं मार्केट के अंदर में, मिसयूज हो रहा है इन दवाइयों का। आज यही होता है इंडस्ट्री में। आज आप देख पाओगे जिम इंडस्ट्री ऐसे ही यहाँ पर बदनाम हो जाती है कि जो दवाइयाँ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दिया जा रहा है अलग अलग इलाज के लिए, वो दवाइयाँ यहाँ पर एक व्यक्ति अपने फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए ले रहा है, जिम के अंदर में, इस इंडस्ट्री के अंदर में ये प्रमोट की जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें
सस्ते के नाम पर। वैसे ही यहाँ पर WHO ने ज़रा सा सपोर्ट क्या किया दोस्तों, दुनिया में इन GLP-1 ड्रग का मिसयूज होना शुरू हो गया। लोगों ने ज़बरदस्ती भर भर के इस्तेमाल करना शुरू किया, एक्सेसिव वेट लॉस होना लोगों का शुरू हो गया। और इसी वजह से यहाँ पर न्यूज़ कवर होती है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर में रोक लगा दी है कि भाई अब GLP-1 ड्रग का एडवर्टाइजमेंट मत करना कि ये वजन घटाता है। लोग गलत तरीके से ले रहे हैं और दवा का एक लिमिटेशन होता है। लोगों को लग रहा है भाई कम नहीं हो रहा और ले लेते हैं, वेट कम नहीं हो रहा और ले लेते हैं, और ये गलत तरीके से उपयोग करना उनके लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। वही बात की जा रही है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट चर्चाओं में है। GLP-1 ड्रग का थोड़ा सा याद रखिएगा। ये वो मेडिसिन हैं, वो दवाइयाँ हैं जो बेसिक तौर पे हमारे बॉडी के अंदर में जो एक नेचुरल हार्मोन होता है GLP-1, उसका डुप्लीकेट हार्मोन है, उसको कॉपी करता है, मिमिक करता है। ये GLP-1 का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है दोस्तों ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना, और जो हमारी भूख होती है, एपेटाइट होती है, उसको कंट्रोल करना। ये इसका मेन पर्पस है। एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल है ओजम्पिक, दूसरा है वेगोवी। उसके अलावा इसमें जो दवाइयाँ हैं ना, दवाइयों की कैटेगरीज बांटी गई हैं। जैसे ओजम्पिक और वेगोवी ये सेमाग्लूटाइड है ना, वैसे यहाँ पर ये अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए। ये सारे के सारे वैसे हैं GLP-1 ड्रग। और इन दवाइयों को लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बिना खाना खाए दिमाग को संदेशा मिलेगा कि भाई कुछ मत खाना, पेट भरा हुआ है। समझ रहे हैं? ब्लड शुगर लेवल लो होगा, कैलोरी डेफिसिट में बॉडी जाएगी, और उसके बाद में धीरे धीरे करके वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ओरिजिनल पर्पस क्या था इन दवाई का? मेन पर्पस था टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करना। आज हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मोटापे के लिए, ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए, वजन को कम करने के लिए। तो प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रही है। तो GLP-1 ड्रग काम कैसे करता है मैं आपको बता चुका हूं। ये कॉपी करता है, एक तरीके से नकली GLP-1 हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर में मिमिक करता है, और संदेशा देता है कि भाई खाना मत खाना, भूख नहीं लग रही है, पेट भरा हुआ है, तो ये धीरे धीरे वेट कम हो जाएगा। हालांकि इसके थोड़े बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर एक्सेसिव वे में लोगे तो इसके रिस्क या इसका फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग, और ये पेंटिंग चर्चाओं में है GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के, मतलब पर्सपेक्टिव्स आप इसको लिंक कर सकते हैं। कुरुम्बा पेंटिंग ये क्या है और क्यों चर्चाओं में है, आइए जरा फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो कुरुम्बा पेंटिंग ट्रेडिशन है, ये लगातार पिछले कुछ समय पर एक्सटिंक्शन को फेस कर रहा है। यानी ये पेंटिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ये पेंटिंग चर्चाओं में क्यों है? कारण यह है क्योंकि दोस्तों इन पेंटिंग्स का ट्रेडिशन धीरे धीरे खतरे में चला जा रहा है। लोगों को चिंता हो रही है कि पुराने ज़माने की एक एंशिएंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, जिसको एक कम्युनिटी लंबे समय तक फॉलो कर रही थी, वो आर्ट फॉर्म कहीं पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। हम कुरुम्बा पेंटिंग के बारे में ऐसा ना हो कि बात करना ही भूल जाएं भविष्य में। इसी वजह से कुरुम्बा पेंटिंग चर्चाओं में बनी हुई है। तो आपको क्या पढ़ना है? कुरुम्बा पेंटिंग के बारे में कुछ बेसिक तथ्य, फैक्ट्स पढ़ लेना है प्रीलिम्स के लिए, जो ज़रूरी है कि भाई ये जो पेंटिंग है, ये जो आर्ट है, ये कला 3000 साल पुरानी है, और ये कला एक ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू प्रैक्टिस की जाती है जिसका नाम है कुरुम्बा ट्राइब। और भारत के अंदर में आज आपको पता होगा जो ट्राइब हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, इनमें एक ग्रुप बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं PVTGs, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा आज के समय पर खतरा है, जिनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है, उनको हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं। तो आज भारत के अंदर में टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और सबसे ज़्यादा PVTG आपको देखने को मिल जाते हैं ओडिशा में। ठीक है, तो इसी PVTG में एक और ट्राइब आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है कुरुम्बा ट्राइब। थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना। तो कुरुम्बा ट्राइब क्या है? एक PVTG है, और ये ट्राइबल कम्युनिटी मेनली तमिलनाडु के अंदर में, केरला के अंदर में और कर्नाटका के अंदर में पाई जाती है। मेनली यहाँ पे अब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जब सभी की बात हो रही है तो दैट मीन्स दोस्तों साउथ इंडिया। तो भारत के अंदर में साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी मिलती है, और वहीं से ये आर्ट फ्लरिश करता है। तो पता होना चाहिए ये जो कुरुम्बा पेंटिंग है ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, ये बात, और ट्राइबल कौन सी ट्राइब का कनेक्शन है, और वो ट्राइब PVTG में आता है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना इस आर्टिकल से। हालांकि थोड़ा बहुत इन पेंटिंग्स के बारे में चर्चा की गई है,
कि भाई इन पेंटिंग्स को देखोगे तो ट्रेडिशनली जो मंदिर हुआ करते थे, घर की दीवारें हुआ करती थी, उन पे पेंट किया जाता था। इनमें कुछ स्टोरी को शो करने की कोशिश की जाती थी। इनमें डॉट, लाइन या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यानी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इन पेंटिंग्स के बारे में हो गई ये वाली बेसिक सी बात। अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल दोस्तों आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कल हमारे द हिंदू में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था, डोंट वरी, इससे संबंधित बहुत चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अभी कवर कर लेते हैं मामला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक नया वर्डिक्ट आया है रिगार्डिंग द क्रीमी लेयर इन द ओबीसी रिजर्वेशन। अब दोस्तों भारत के अंदर में आपको पता है रिजर्वेशन ये आरक्षण दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज को, जैसे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, उसके अलावा ओबीसी, और एक नया रिजर्वेशन जो जुड़ा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बाकी सारी कम्युनिटीज जनरल कैटेगरी में। ओबीसी को जो यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है भारत के अंदर में वो 27% का है, 27%। अच्छा, रिजर्वेशन लाने का मेन मकसद क्या था, फाउंडेशन, नींव क्या थी? नींव ये थी कि दोस्तों कि एक समय पर अलग अलग लोगों के साथ में जाति के आधार पे बहुत सारा भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और आज भी आप देख पाओगे न्यूज़पेपर में हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिल जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन रियल है, और ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के आधार पे, कास्ट बेसिस पे भेदभाव होता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे वैसा हम कह सकते हैं जैसा पहले होता था, अब नहीं है, कम हो चुका है। अब डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, इस भेदभाव को कम करने के लिए ही ये आरक्षण लाया गया था, रिजर्वेशन लाया गया था, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज कम्युनिटीज, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इनको लाया गया। फिर बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट आ गया कि भाई ये सारे हमने अलग अलग सेक्शन बांट दिए हैं, आपके लिए इतना रिजर्वेशन है। तो देश में जब भी कोई सुविधा मिलेगी, देश में नौकरी मिलेगी, तो उसमें आपके लिए इतना पहले से ही सीट्स रिजर्व कर रखा है, आपकी जगह इतनी है इस कम्युनिटी के लिए, बाकी जो बचता है वो जनरल कैटेगरी को मिलता है ना। तो नींव क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, ओबीसी कैटेगरी यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में आप लोग देखोगे तो एक पर्टिकुलर लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। ओबीसी में जो रिजर्वेशन के फायदे हैं वो हर किसी को ये फायदे नहीं मिलते, क्योंकि ओबीसी में 2 लेयर बांटी गई है। एक तो होती है क्रीमी लेयर, ठीक है, लिख देता हूं, और एक होती है एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब कि भाई क्रीम है, ऊपर की क्रीम है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन स्थिति अच्छी है। यहां पर एक डेफिनेशन और ऐड कर दी गई थी कि भाई क्रीमी लेयर में वो कम्युनिटी आएगी, या मतलब वो परिवार जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो क्रीमी लेयर में आ गया मतलब वो ओबीसी कैटेगरी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं ले सकता। अगर आप कहीं पर कोई फायदा ले रहे थे, पहले सर्टिफिकेट लगाते तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो, क्योंकि आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है। नॉन क्रीमी लेयर जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से नीचे है वो यहां पर बेनिफिट्स लेने के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा डिस्कशन, ये सारी की सारी बातचीत होती है इस केस के अंदर में। तो ओबीसी का डाइवर्सिफिकेशन आपको पता चला कि किस तरीके से किया गया। अब सवाल यह है कि मामला यह निकल कर आया कि जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा भी है, उन लोगों के साथ में सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके साथ में भेदभाव हुआ, ऐसा लोगों का कहना है। और ये तमाम केसेस हाई कोर्ट के अंदर में पहुंचे, एक केस नहीं तमाम केसेस पहुंचे। पिछले कुछ समय से हाई कोर्ट यही डिस्कस कर रहा है कि भाई आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर है। अब ये कह रहे हैं भाई 8 लाख रुपए से ऊपर है तो क्या हो गया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है ना, क्योंकि रिजर्वेशन की मेन नींव क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें तो जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे तमाम केसेस आए, सारे केसेस इकट्ठे होकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहां पर अपना वर्डिक्ट सुनाया। एंड क्या बोला, हेडिंग देखो और समझ जाओगे। पेरेंटल इनकम अलोन कैन नॉट बी अ क्रीमी लेयर स्टेटस, कि पेरेंट्स की इनकम, केवल आप ये सोच रहे हैं कि 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकी तनख्वाह है या इनकी इनकम है साल की, तो ये क्रीमी लेयर में है, और अगर इनके साथ में तब भी भेदभाव हो रहा है, तब भी क्रीमी लेयर में इनको कोई बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि कोर्ट ने कह दिया है पेरेंटल इनकम, ये जो इनकम है ये इकलौता क्रीमी लेयर के स्टेटस को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है,
तो पेरेंटल इनकम अकेली क्रीमी लेयर के स्टेटस को डिफाइन नहीं कर सकती, इस बात को लिख लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। स्टेटमेंट मिल जाए एग्जामिनेशन में तो लिख देना सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ये ठीक है। समझ गए ना कि भाई आप ये सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति 8 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, नहीं नहीं, तब वो क्रीमी लेयर में काउंट नहीं होगा, समझ जाना, उसको ओबीसी के बेनिफिट्स मिलेंगे, ये कहना है। और अगर एक व्यक्ति है जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम भी है लेकिन उसको सही तरीके से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सोसाइटी में कोई भेदभाव उसके साथ नहीं है, तब आप उसको भले ही क्रीमी लेयर में क्यों ना काउंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये इनकम वाला फैक्टर हटा दो, इनकम अलोन कैन नॉट सेट क्रीमी लेयर स्टेटस, ये बात यहां पर इनका कहना है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो न्यूज आपको समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया क्या है। ठीक है, क्रीमी लेयर यहां पर आप कह सकते हैं एक कैटेगरी ऐड करी गई है ओबीसी के अंदर में। क्या डिफरेंस होता है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में? क्रीमी लेयर में जो फैमिली की इनकम है अबव 8 लाख होती है, नॉन क्रीमी लेयर में बिलो 8 लाख होती है। ठीक है, समझ गए, आगे आते हैं। फिर बात आती है ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट की। हाँ, ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्वेश्चन ये है भाई ये कॉन्सेप्ट आया कहां से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का? तो इस कॉन्सेप्ट का जो मेन ओरिजिन है दोस्तों वो होता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। मंडल केस, मंडल कमीशन की बैठक। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था और बोला था ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसको सपोर्ट किया था। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ ओबीसी में जो ये रिजर्वेशन है इसका मेन नींव रखने वाला केस कौन सा है? तो वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। और फिर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बाद में ऐड हुआ है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो बाद में ऐड हुआ है ये किसके थ्रू ऐड हुआ? तो एक कमेटी की गठन हुआ था जिसका नाम है रामनंदन प्रसाद कमेटी। इन्होंने इस क्राइटेरिया को बाद में रेकमेंड किया कि भाई क्रीमी लेयर होना चाहिए और जिन लोगों की स्थिति अच्छी है उनको बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों तक पहले पहुंचे जिनके लिए लाया गया है, जिनको मेन ज़रूरत है। क्योंकि आज हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर में फेक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी फेक तरीके से चीज़ों को क्लेम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो जिन लोगों को अक्सर मतलब असल में ज़रूरत है वो लोग आज भी पीछे रह जाते हैं। तो उस रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? कम से कम उन लोगों को तो रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए ना, जिन लोगों की मेन ज़रूरत है आज ये। तो वही बात कोर्ट कहने की कोशिश करता है। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर समझ में आ गया। अब ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड में था तो इसमें छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स आपको दिए गए कि व्हाट इज क्रीमी लेयर, व्हाट वाज द ओरिजिन, की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, क्राइटेरिया, इनकम लिमिट एंड द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड वर्डिक्ट। अगला आर्टिकल, अगले आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट प्लेस चर्चाओं में है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग और उटपटांग सा नाम है और यूपीएससी को उटपटांग से नाम बहुत पसंद होते हैं। नाम है नेवाडो ओजस डेल सलाडो। ये क्या है भाई? चिली के अंदर में दोस्तों प्रेजेंट एक जगह है और चिली में ही एक और जगह है जिसका नाम है सलार डी पेजनोल्स। पता है ना सलार डी पेजनोल्स? ये जगह मार्स की तरह मिलती जुलती है, जैसे मंगल ग्रह है ना, बिल्कुल वैसी स्थिति आपको सलार डे पेजनोल्स पे मिलेगा। ये भी चिली में ही है। और अभी एक जगह और चर्चाओं में चिली की आ चुकी है जिसका नाम है नेवाडो ओजस डेल सलाडो। अब ये क्यों चर्चाओं में है सुनिएगा, इसके पीछे का जो रीज़न है यानी जिस कारण की वजह से चर्चाओं में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से और ये सेकंड इंडियन महिला बनी है जो बेसिक तौर पे आज इस समिट को अटेंड कर रही हैं। मतलब अटेंड नहीं कर रही हैं मतलब ये जो नेवाडो ओजस डेल सलाडो है ये क्या है? ये एक तरीके से दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है। तो इस वॉल्केनो की यहां पर चढ़ाई करी है। तो प्रोफेसर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बिकेम द सेकंड इंडियन वीमेन टू समिट नेवाडो ओजस डेल सलाडो। तो इस वॉल्केनो पर गई दूसरी महिला, जिस वजह से ये चर्चाओं में। अब ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो है, काम की बात याद रखना, क्योंकि पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये है क्या उटपटांग सा नाम, ये सलाडो क्या है। वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, इसकी टोटल हाइट है सी लेवल से लगभग 6879 मीटर्स की ऊंचाई पर। इसको हाईएस्ट माउंटेन इन चिली भी कहा जाता है। अब वॉल्केनो है तो ये किस प्रकार का वॉल्केनो है? इट्स अ स्ट्रेटो वॉल्केनो, याद रखिएगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो कौन से होते हैं? जो मेन बहुत ही ज़्यादा एकदम स्टीप होते हैं, इनकी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है, ऐसे वॉल्केनो होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटो वॉल्केनो में वर्ल्ड हाईएस्ट क्रेटर, लेक वगैरह ये सब प्रेजेंट होती है। अभी फिलहाल याद रखना मेरे दोस्त कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है और एक प्रकार का स्ट्रेटो वॉल्केनो है क्या? नेवाडो ओजस डेल सलाडो।
ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? एंडीज माउंटेन के पास में सिचुएटेड है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। ये रही वो जगह, इधर अर्जेंटीना इधर चिली, इनके बॉर्डर पर यहाँ पे प्रेजेंट है यही पर्टिकुलर वॉल्केनो। नाम उटपटांग सा क्यों ना हो, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। अगला आर्टिकल, मेडागास्कर भी चर्चाओं में बना हुआ है। अभी तो हमने मोजाम्बिक डिस्कस किया था, अब मेडागास्कर भी चर्चाओं में है, यानी एक और प्लेस। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि मेडागास्कर में भी, क्योंकि ये डिजास्टर जो आया है, फ्लड का डिजास्टर, इससे मोजाम्बिक के पे असर पड़ा है, मालावी पे इम्पैक्ट पड़ा है एंड मेडागास्कर पे असर पड़ा है। तो इंडिया ने सबको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दिया है, तो मेडागास्कर को भी यहां पर ये सपोर्ट दिया है। तो मेडागास्कर दोस्तों हमारे इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा बड़ा आइलैंड है, इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड, इससे बड़ा आइलैंड इंडियन ओशन में नहीं है मेडागास्कर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता था, अब ये अलग है। ठीक है, आसपास अफ्रीकन नेशंस ही यहाँ पर नजर आते हैं। मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानारिवो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? कोमोरोस, मॉरिशिया, मोजाम्बिक, सीचेल्स, मायोटे एंड रीयूनियन। ये सारी वो जगह हैं जो इस मेडागास्कर के आसपास हैं। इस वाली जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशंस भी नजर आएंगे। ठीक है, तो मेडागास्कर ये रहा, कोमोरोस आइलैंड यहाँ पर हैं, इधर मॉरिशस है, इधर ला रीयूनियन आइलैंड्स हैं जो फ्रांस के अंडर में आते हैं, और इधर ये सारे के सारे अफ्रीकन नेशंस हो गए, मोजाम्बिक वगैरह जो अभी हमने डिस्कस किया। अभी रिसेंटली सीचेल्स भी चर्चाओं में था। ये पूरा का पूरा रीजन भाई इस बार बहुत काम का है। सीचेल्स क्यों चर्चाओं में था? क्योंकि इंडिया और सीचेल्स के बीच में एक अभ्यास हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज का नीचे कमेंट सेक्शन में नाम फटाफट भर दो, क्या नाम है, जल्दी जल्दी भर दो, पढ़ा रखा है आपको। तो आइए मेडागास्कर के बारे में 2-3 फैक्ट हैं, कवर कर लेते हैं। अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से देख पाओगे तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, आप बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मेडागास्कर तो चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखिएगा। लो भाई पता चल गया, आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया एंड बोर्नियो लिखा हुआ है इसमें। ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, बोर्नियो, उसके बाद चौथा सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिल जाता है मेडागास्कर। एंड इंडियन ओशन में वैसे आप देखोगे तो इंडियन ओशन का एक लार्जेस्ट आइलैंड आपको ये नजर आएगा। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पे मेडागास्कर के बारे में। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है इस लेक्चर से, चीज़ों को समझा है, मैं चाहता हूँ आप ज़रा अपनी मेमोरी को टेस्ट करें। ढेर सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, कमेंट सेक्शन सभी लोग अपने ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, इस तरीके से मेंशन करते चलना। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा, मुझे पता चलेगा कौन कौन रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोग के लिए बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकूं। अच्छी तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर आए हो तो आप समझ कर जाओ, रट के ना जाओ, समझ जाओ अच्छे से और लंबे समय तक याद रहे। तो इसलिए पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज पार्टिसिपेशन कम होगा तो मेरा भी मोटिवेशन रहेगा कि यार क्या फ़ायदा फिर क्वेश्चन लगाने का, अलग से इसमें टाइम देना पड़ता है तो फिर क्या फ़ायदा उसका, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बात करता है टेफरा के बारे में। टेफरा जो अक्सर यहाँ पे न्यूज़ में रहता है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, ये टेफरा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये टेफरा क्या मोल्टन लावा फ्लोइंग है फ्रॉम वॉल्केनो, यानी वॉल्केनो से जो मोल्टन लावा निकलता है उसको टेफरा कहते हैं, या फिर ये रॉक फ्रैगमेंट्स है या वॉल्केनिक ऐश है जो एटमॉस्फेयर में इजेक्ट होती है ज्वालामुखी के फटने के समय पर, या ये अंडरग्राउंड मैग्मा चैम्बर है, या फिर ये वॉल्केनिक गैसेस हैं जो बेसिक तौर पे इरप्शन के दौरान रिलीज होती हैं। आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में है फॉर द चीता री इंट्रोडक्शन, चीता यहाँ पे वापस से लाए जा रहे हैं। ये नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है बताइए? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी छत्तीसगढ़। लिख दो आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो बेसिक तौर पे भारत के राज्यों की आर्थिक परफॉर्मेंस को बताता है, ये इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी फिनांस कमीशन, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है आईएनएस त्रिकंड के बारे में। आईएनएस त्रिकंड जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है इंडियन नेवी का, ये हाल ही में कौन से देश के अंदर में बनाया गया है, ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया गया है, या फ्रांस में बनाया गया है, या रशिया में बनाया गया है, या फिर ये यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, विच रिवर इज द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर थ्रू मोजाम्बिक। इन चारों में से वो कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है जो मोजाम्बिक के थ्रू गुजरती है? नाइजर,
कॉन्गो, जाम्बेजी या ओरंगे? बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। ये जो रिएक्टर है इसको भारत में डेवलप किया गया है। ये रिएक्टर कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस है ये बताना है। क्या ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, या ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, या ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, या फिर ये मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है? फटाफट इसका आंसर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है। अगला प्रश्न बात करता है GLP-1 रिसेप्टर के बारे में। तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग्स, जो दवाइयां हैं GLP को लेकर, जैसे ओजाम्पिक वगैरह हो गया, ये दवाइयां ओरिजिनली जो बनाई गई हैं वो कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई गई हैं वो बताना है। हाइपरटेंशन, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस या टाइप 2 डिजीज? बताएं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है रिगार्डिंग द कुरुम्बा पेंटिंग। थोड़ा सा ये भी पढ़िएगा। कुरुम्बा पेंटिंग जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, ये एक ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। ये बेसिक तौर पे भारत के कौन से रीजन से एसोसिएटेड है ये आपने बताना है। क्या ये वेस्टर्न हिमालय से एसोसिएटेड है, या सेंट्रल इंडिया से, या सदर्न इंडिया से, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से? जल्दी जल्दी बताओ कुरुम्बा पेंटिंग कहाँ पे पॉपुलर है। अब कोई सा भी रीजन हो उसके स्टेट भी लिख देना कि हम सर इन स्टेट्स के अंदर में कुरुम्बा पेंटिंग को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, या वहाँ से ये बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर का। देखो OBC रिजर्वेशन के अंदर में जो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? कौन से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर A इंदिरा साहनी केस, B केशवानंदा भारती केस, B मिनर्वा मिल्स केस, या फिर D SR बोमई केस? फटाफट लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका पर्टिकुलर आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है नेवाडो ओजस डेल सेलाडो। हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है, इसको किस तरीके से जाना जाता है? क्या ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की? क्या ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, या फिर ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है पूरे एशिया के अंदर में, या ये हाईएस्ट डोरमेंट वॉल्केनो है हमारे यूरोप का? बताएं दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का बिल्कुल आखिरी प्रश्न है विद रेफरेंस टू द मेडागास्कर। मेडागास्कर को लेकर दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, बताओ दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मेडागास्कर एक लार्जेस्ट आइलैंड है जो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है। दूसरा, मेडागास्कर दुनिया में चौथा लार्जेस्ट आइलैंड की कैटेगरी में आता है। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। हो गए दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट। फटाफट यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई होप आपको मज़ा आया होगा सेशन के अंदर में। जब आंसर लिखो तो एक छोटा सा मैं चाहता हूँ आप फीडबैक भी लिखें, आपको लेक्चर कैसा लगा, है ना, लेक्चर में क्या चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। तो आपके फीडबैक की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।